हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा चल रहा है वो है मौर्य वंश, और मौर्य वंश का हम बिल्कुल लास्ट में ही खड़े हैं, है ना। इसके बाद एक और वीडियो आएगा वो मौर्य कला का। आज हम पढ़ेंगे मौर्य जो समाज है या मौर्य का जो अर्थव्यवस्था है, जो इनकम का जो स्रोत है वो कहाँ से होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल जो हम बात किए थे वो है मौर्य प्रशासन के बारे में, कि मौर्य प्रशासन कैसे करके वो शासन होता था। इतनी बड़ी जो साम्राज्य है या इतनी बड़ी जो सीमा है मौर्य साम्राज्य का, उसको कैसे करके राजा मैनेज करता था अपने अधिकारियों के द्वारा, है ना। हम इसके बारे में पढ़ लिए थे, हम पूरी बात कर चुके थे उसमें से, है ना। आज जो हम बात करेंगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि हम वहाँ बात किए थे कि गुप्तचर का, गुप्तचर कि वहाँ पे गुप्तचर विभाग भी था, और गुप्तचर विभाग में दो टाइप का विभाग था। एक क्या था, एक था संचार और एक था संस्था। ये दो टाइप का जो गुप्तचर विभाग था, और ये जनरली क्या था कि घूम घूम कर करते थे, है ना। और ये जो है वो एक ही जगह रह के, है ना, एक ही जगह रह के जो करते थे। ये जो गुप्तचर विभाग है, इसको बोला जाता था गुप्त में गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। ये सवाल भी आता है कि जो गुप्त प्रशासन है उसमें से गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता था गूढ़ पुरुष। क्लियर है ना। या गूढ़ पुरुष का क्या मतलब है, तो ये भी सवाल आ सकता है। तो वो है गुप्तचर विभाग, है ना। ये चीज़ें हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मौर्य समाज का। मौर्य समाज, मौर्य सोसाइटी, है ना। हम आपको पहले भी बताया कि मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य जो साम्राज्य के बारे में दो लोगों का जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन लोग हैं? एक है कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? वही कौटिल्य, है ना, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं। और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है विष्णुगुप्त। यही है ना। एक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या है? सेल्यूकस निकेटर के क्या है? राजदूत है। ये चीज़ें, है ना। और ये दोनों मिल के क्या है कि जो समाज के बारे में जो है, जो मौर्य समाज का जो स्थिति है उसके बारे में बताता है। ये दोनों अलग अलग बातें करते हैं, है ना। तो सवाल भी आ जाता है कि जो चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य है उसका जो डिवीज़न है समाज कैसा था, या मेगास्थनीज के अनुसार कैसा था, है ना। ये सवाल आता है। अगर हम बात करें चाणक्य के अनुसार, तो चाणक्य जो है वो बोलते हैं कि जो समाज है 4 भागों में बटा हुआ था। और ये 4 भाग कौन कौन है? वही 4 भाग जो पुरुष सूक्त में हम पढ़े थे। पुरुष सूक्त, उसमें कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये है, यही वो 4 भाग है। सिर्फ यही सवाल आता है कि जो चाणक्य के अनुसार है वो मौर्य साम्राज्य कितने भागों में डिवाइड था, तो 4 भाग। और इनका मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो साम्राज्य है शूद्र का जो स्थिति वो कुछ बेहतर हो गया था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाले जो लोग हैं उनका स्थिति खराब ही था, जैसे उत्तर वैदिक काल में हम पढ़े हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आपको जो वैदिक सभ्यता है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तब आपका जो सामाजिक स्थिति है वो सारा बातें क्लियर हो जाएगा। मेगास्थनीज बोलता है कि नहीं, समाज 7 वर्गों में विभाजित था। यहाँ देखेंगे कि ये जो 7 वर्गों में विभाजित था ये कौन कौन है ना। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। एक का वो बोलता है, एक है दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? फिलोसफर। और फिलोसफर को समझेंगे कि वो गहरी बात करता है ना।
जो बात आप आसानी से समझ लेते हैं वो बात वो क्या करता है, गहरी बातें करता है। अब सवाल जैसे अगर एक एग्जांपल आपसे पूछ ले, जैसे कौवा काला होता है, तो आप अभी तक जितने भी कौवा देखे हैं वो काले ही देखे हैं, इसलिए आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ है कि जब भी कौवा मिलेगा वो काला ही मिलेगा, है ना, ये चीज़ें है। तो उसके अनुसार से ये लोग क्या करते हैं, उसके बियॉन्ड जाके बात करते हैं कि यदि आपको दूसरे कलर का कौवा मिल जाएगा, इसका मतलब है कि आपका जो बात है वो खारिज हो जाता है ना, कि कौवा काला होता है। तो ऐसा नहीं है। आप ये इस लेवल का बातें क्या करता है, ये फिलोसफर लोग करता है ना, ये चीज़ है। दूसरा जो लोग है वो इसमें से एक को बोलते हैं किसान, तीसरे हैं उसको बोलते हैं आहिर, चौथे जो लोग हैं उसको बोलते थे कारीगर, पांचवें जो लोग हैं उसको बोलते हैं सैनिक, छठे जो लोग हैं वो है निरीक्षक यानी इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर, और जो सातवें जो लोग हैं उसको हम बोलते हैं सभावाद, यानी जो सभा वगैरह वो करवाते रहता है। बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये 7 वर्ग है। ये 7 वर्गों में डिवाइड है क्या, 7 वर्गों में डिवाइड था। जो मगध का जो साम्राज्य है, सॉरी मौर्य का जो साम्राज्य है वो, और ये किसके अनुसार है, मेगस्थनीज के अनुसार। अब देखेंगे कि ये जो डिवाइड है, ये जो डिवीजन है वो क्या है कि जो लोग जिस हिसाब से काम करता है उसके अनुसार है, यानी कार्य के अनुसार, है ना। जो फिलोसफी है, जो सोचने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं वो इसका। जो किसान का मतलब आप समझ ही रहे हैं, निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर, सभादार, कारीगर, सैनिक, है ना। तो जो सैनिक है, जो सेना का जो सुरक्षा करता है, जो साम्राज्य का सुरक्षा करता है, सीमा का सुरक्षा करता है ना, वो लोग सैनिक है। तो उसका एक अलग जाति बना दिया है ना। तो उस टाइप से तो ये देखेंगे कि जो इसका जो है वो है कार्य के अनुसार है। और ये क्या है, ये आप देखेंगे तो ये है वंश के अनुसार, है ना। लेकिन ये सवाल आता नहीं है कि कार्य के अनुसार या वंश के अनुसार, सिर्फ ये सवाल आएगा कि चाणक्य के अनुसार या जो कौटिल्य के अनुसार है मौर्य समाज कितने भागों में डिवाइड था, तो आपको बताना है 4 भागों में। और मेगस्थनीज के अनुसार कितने भागों में, वो है 7 भागों में। बस इतना ही स्थिति आती है। क्लियर। दूसरा बोलता है कि जो महिलाओं का जो स्थिति है वो क्या थी, क्योंकि अगर समाज में सबसे महत्वपूर्ण है वही महिलाएं। महिलाओं का मतलब इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो इक्वलिटी है ना, इक्वल राइट है, वो क्या इस स्थिति में था या नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, कुछ जो स्थिति है, जो पहले का जो स्थिति है, पहले का स्थिति का मतलब है जो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ें, वहाँ पे हम महिलाओं को, जो हम पढ़े भी थे कि महिलाओं को तीसरी बुरी चीज़ मानी जाती है। पहला कौन था, शराब, दूसरा कौन था, जुआ, है ना, और तीसरी जो सबसे बुरी चीज़ है वो महिलाओं को ही माना जाता था, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो क्योंकि यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी बुरी स्थिति हो गई थी, लेकिन यहाँ देखते हैं कि नहीं, महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है ना। तो ये भी आपको समझना है कि थोड़ी सी बेहतर, थोड़ी बेहतर हुई है ना। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी से बेहतर का मतलब ये होता है कि तलाक उलाक भी आप कर सकते हैं। तलाक का मतलब ये है कि कुछ स्थिति बेहतर है, तलाक है। और यहाँ पर एक नया चीज़ आया है, वो है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति का भी क्या है कि वो आता है, और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को बोला जाता था रूपा जीवा, है ना, रूपा जीवा या रूपा जी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये है, ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ अच्छा ही है, कुछ खराब भी था, है ना। तलाक है, बाल विवाह है, ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत होता भी था, है ना। तो बस इतना ही इसमें समझना है। अब एक चीज़ और सवाल पूछता है, वो है दास प्रथा को लेकर, कि मौर्य समाज में दास प्रथा का क्या मतलब है। दास प्रथा,
अब दास का क्या मतलब है? अगर आपसे पूछे दे कि दास का क्या मतलब है, दास का मतलब होता है गुलाम। गुलाम। और गुलाम का क्या मतलब है? कि जो बिना कुछ सैलरी लिए हुए ही दूसरे के यहाँ काम करता है। नहीं, अगर आपका कोई गुलाम है, इसका क्या मतलब है कि आप उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। यही है ना। एक होता है काम करना, एक होता है गुलामी करना, दोनों में अंतर है। जब कोई आदमी काम करेगा तो आप उसके बदले में उसको सैलरी देंगे, है ना, मजदूरी देंगे, मेहनताना देंगे। लेकिन अगर कोई गुलाम है तो सिर्फ आप उसको सिर्फ खाना देंगे और वो सिर्फ आपके यहाँ रहेगा और पूरा काम करेगा जो आप काम करवाना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो इसके यहाँ जो है जो जो थॉट है कि पहला जो थॉट है वो है कौटिल्य का, और दूसरा ओबियसली बात है मेगास्थनीज। कौटिल्य बोलता है कि हाँ दास प्रथा था, यानी दास जो है वो मौर्य समाज में है। और ये जो बोलता है मेगास्थनीज बोलता है कि नहीं, दास प्रथा जो है वो दास प्रथा नहीं है। अब इस दोनों में ऐसा क्या बात है ना। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा अब इसका जो है इसको बैकग्राउंड को समझिए, इसकी जो मनस स्थिति को समझिए। इसलिए आप जब भी कोई भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले से आप उसी के अनुसार से एनालाइज करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना। अगर आपको महिलाओं के बारे में एनालिसिस करना है तो महिलाओं के पर आपका क्या पहले से थॉट है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है ना। यहाँ पर वही चीज़ें जो है इस दोनों को अलग बना रहा है। दोनों एक ही बातें कर रहा है लेकिन सोच थोड़ा सा अलग है। उसका मतलब क्या है कि जो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से है कि कौटिल्य पहले से ही कहाँ थे, वो मगध में थे, मगध में थे। और इनको पता है कि पहले भी जितना भी दास होते थे उसको घरेलू काम करवाया जाता था, घरेलू कार्य, है ना, घर का कार्य या खेती बाड़ी जो कार्य होता है। इसके अलावा इनको ज़्यादा वो समस्या नहीं था। या जनरली आप समझ सकते हैं कि जो जानवर को खाना खिलाना वो सब चीज़ें ये लोग दास लोग करते थे, है ना। तो इनका बैकग्राउंड ये था कि ये मगध से ही थे, ये मतलब बिहार से ही थे, भारत से ही थे। तो यहाँ पर दास की स्थिति का मतलब वो यही था जो ये काम करे। लेकिन जो मेगास्थनीज है ये यूनान का है। यूनान का मतलब कहाँ का है? यूरोप का। और यूरोप का ये जो है यूरोप का दास से ये आदमी कंपेयर करता है मेगास्थनीज। यानी जो मौर्य समाज में जो दास है, जो मौर्य साम्राज्य में जो लोग हैं, जो दास है, वो उस दास से कंपेयर करता है जो यूरोप में जैसे लोग काम करते हैं। मतलब इतना बुरी स्थिति है, इतना वर्किंग कंडीशन है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो यूरोप में जो दास था, वो लगभग 18 घंटे भी काम करते थे और वो भी बिना पैसे के। और ऐसा नहीं है कि दास का एक रहने खाने के लिए भी बहुत बुरी स्थिति थी, है ना। यहाँ तो मज़े में रह रहे हैं, घरेलू कार्य है, ये वगैरह है, अच्छे से रह रहे हैं। वहाँ तो ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती थी, क्योंकि उसी समय का जो दास है सबसे ज़्यादा चरम स्तर पर पहुँचा जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। हम पढ़ेंगे भी कि जो औद्योगिक क्रांति आई है 18वीं सदी में, है ना। तो ये औद्योगिक क्रांति में क्यों होता है कि लोगों को काम करने के लिए यानी जितना से जितना लोग हो, यानी मैक्सिमम लोग बढ़े, यानी मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो दास का जो भी वाइफ थी, यानी वो भी दास थी, दासी ही थी। वो क्या होता था कि उसका सिर्फ एक ही काम होता था कि बच्चे को पैदा करना। यानी जैसे बच्चे हुआ उसके बाद 1 महीना के बाद फिर से प्रेग्नेंट कर दिया। और समझ रहे हैं
इसलिए तो एक तो स्थिति क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत जो है बुरा स्थिति था दास का, और यही दास का कंपेयर मेगास्थनीज जो है वो करता था ई लोग से। तो इसको लगता था कि ये लोग तो दास है ही नहीं, ये लोग तो हमारे जैसे ही है ना, सिर्फ कपड़े में रहने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जीवन तो हमारे जैसे ही खा रहे हैं। ये भी दाल रोटी खा रहे हैं, हम भी दाल रोटी खा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये दोनों जो है वो अलग अलग बात बोल रहे हैं कि मेगास्थनीज क्योंकि कंपेयर कर रहा है यूरोप से, और ये जो है, और इसको पता है कि मगध में यही दास होता था, दास का जो काम है वो यही होता था, है ना। तो ये पूरा जो स्थिति है, जो में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है जो सामाजिक स्थिति है मगध साम्राज्य का, वो ही है। और थोड़ा सा हम इस पर अर्थव्यवस्था पर बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स पे बात कर लेते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था, सबसे पहला चीज़ तो यही है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो इनकम का जो स्रोत है वो कैसे होता है ना। अब इकोनॉमिक्स दो टाइप से चलता है, दो टाइप से मैनेज होता है। एक होता है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, एक होता है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। दो बातें आपको समझना है। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन थोड़ा मैनेज आपको करना है। इकोनॉमिक्स जब भी फिर हम पढ़ेंगे, फिर वही बात है, तो हम ये सब बातें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यानी अर्थव्यवस्था का दो मतलब होता है, एक होता है राज्य आधारित और एक होता है बाजार आधारित। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक्स का ये मतलब होता है कि जहाँ पर पैसे की बात होती है, लेन देन की बात होती है ना। यानी किसी का किसका पैसा बढ़ेगा, किसका दाम बढ़ेगा, किसका घटेगा, इसका मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए कि अभी टमाटर का दाम अगर कम है, इसका क्या मतलब है कि उसका जो सप्लाई है वो क्या है, वो ज़्यादा है ना। इकोनॉमिक्स दो हिसाब से काम करता है कि कोई भी वस्तु का दाम कितना होगा उससे डिसाइड होगा कि उसका मांग कितना है मार्केट में, या इसको हम बोलते हैं डिमांड, और या इसको हम बोलते हैं सप्लाई, है ना। यानी इसको हम बोलते हैं आपूर्ति, मांग या आपूर्ति। अगर हम टमाटर की बात कर लेते हैं, टोमेटो, इसका मतलब है अभी प्रेजेंट में क्या है कि इसका जो दाम है वो कम है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। यानी जितना लोगों का ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ हो जाता है तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ गया तो क्या होता है, उसका दाम कम हो जाएगा, है ना। तो ये होता है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, यानी जिस हिसाब से वो फिर कम बेसी हो जाता है। अगर आप सोचिए, इसी को हम बोलते हैं बाजार आधारित, यानी बाजार के अनुसार ही ये रिएक्ट कर रहा है कि जिसका मांग कम हो गया है ना, तो उसका क्या हो गया, दाम कम हो जाएगा, या सप्लाई भी बढ़ गया तब भी दाम कम हो जाएगा। नहीं, अगर सप्लाई कम हो गया तब भी क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर क्या होगा, अगर डिमांड भी बढ़ गया तब भी क्या हो गया, दाम ज़्यादा हो जाएगा, है ना, प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब मार्केट के हिसाब से चीज़ें हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, है ना। लेकिन आप सोचिए कि लोगों का ज़रूरत ही है, यहाँ पे गवर्नमेंट अभी मोदी जी बोल दिए कि नहीं, टमाटर अब से रहेगा 20 रुपये केजी, है कि मार्केट, पूरा मार्केट को ही रेगुलेट कर रहा है गवर्नमेंट कि 10 रुपये है भी तब भी वो बेच रहा है 20 रुपये, क्योंकि सबको बोला गया है कि आप 20 से कम में बेच ही नहीं सकते हैं। कि अगर बाज़ार में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर कर दे और डिसाइड करने लगे तो हम उसको बोलेंगे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, है ना, फिक्स कर दे तो इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स।
तो जितने भी राजतंत्र वाला व्यवस्था है, जैसे अभी क्या है भारत, क्योंकि भारत में अभी दोनों है, और दोनों का मतलब क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट क्या करती है कि मैक्सिमम क्या होगा, बाजार आधारित ही रहेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा, जब मार्केट क्रैश करने लगेगा तो क्या होगा, सरकार इंटरफेयर करेगी तब, है ना। इसका मतलब ज़्यादा चीज़ें क्या है, डिमांड है, मार्केट के हिसाब से चलता है। होता है कि ज़्यादा जो चीज़ें क्या होता है वो राज आधारित है, राजा कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से चलाता है ना। तो ये भी समझना है। तो यहाँ भी जो है मौर्य जो अर्थव्यवस्था है, इसको हम बोल रहे हैं राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था। एक तो यही सवाल है, और दूसरा है कि ये जो इकोनॉमिक्स है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यहाँ पर होता था, मुख्य पेशा क्या है, इनकम का मेन साधन क्या था, तो मुख्य पेशा यहाँ भी था कृषि है। मुख्य पेशा कृषि है, और कृषि के लिए क्या होता है, और अगर कृषि बेहतर होगा तो राजा का क्या होगा, टैक्स बेहतर आएगा, ज़्यादा टैक्स आएगा नहीं। तो अगर हम बात कर लें कि टैक्स कितना था, तो 1/4 से लेकर कितना 1/6 तक, सॉरी 1/6 से 1/4 होता है ना। अब इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि 1/4 ज़्यादा है या 1/6 ज़्यादा है। इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बात तो आपको पता होना ही चाहिए। यानी कि जो मुख्य पेशा है वो है इतना है, यानी मुख्य पेशा कृषि है, और टैक्स जो है 1/6 से लेकर 1/4 है ना। यानी जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, राजा को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ये चीज़ें। अब सिंचाई बेहतर हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कृषि बेहतर हो उसके लिए क्या हो सकता है, सिंचाई भी बेहतर हो, है ना, समय पर पानी मिले फसल को। तो यहाँ पे कृषि दो टाइप से था, एक को हम बोलते थे कि एक तो सिंचाई का जो मामला है उसी पर हम बात कर रहे हैं कि दो टाइप का था। एक तो है कि मानसून पर आधारित है, मानसून पर आधारित, जैसे बारिश हुआ उसी में क्या है कि खेत की सिंचाई हो गई। और एक का क्या है कि एक होता है कि नहर बनाया गया है, नहर बनाकर, है ना, उससे सिंचाई करना है ना। कृषि बेहतर के लिए सिंचाई बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होने के लिए कि मानसून क्या है, अगर मानसून पर आधारित है यानी वर्षा पर आधारित है, मानसून का मतलब है कि अगर वर्षा पर आधारित अगर सिंचाई हो रहा है तो इस जो क्षेत्र को हम बोलते थे देव मात्रक भूमि, यानी देवता के द्वारा जो बारिश हो रहा है उसके अनुसार देव मात्रक। वर्षा तो देवता ही कराते हैं, इंद्र कराते हैं, और जो ये है इसको हम बोलते थे अदेव मात्रक, अदेव मात्रक भूमि, है ना। तो ये जो सिंचाई का जो बात है ये दोनों होता था कहाँ, मौर्य में, मौर्य साम्राज्य में। और आपको पता है कि सिंचाई का निर्माण कराया था, है ना, एक नहर का निर्माण कराया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, कहाँ, उसका नाम है सुदर्शन झील, सुदर्शन। और सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में, है ना। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही बनाया था सुदर्शन झील। और क्यों बनाया था, वो सिंचाई करने के लिए बनाया था, गुजरात में, है ना, गिरनार का जो प्रदेश है जूनागढ़ में, बहुत महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य में। और ये जो यहाँ का जो राज्यपाल था, क्योंकि मेन राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ का जो राज्यपाल है उसका नाम है, क्या नाम है, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। यानी इन्होंने क्या किया था, निर्माण कराया था किसका, सुदर्शन झील का। और ये है कौन, ये है राज्यपाल है कहाँ का, जूनागढ़ का, यानी गुजरात के क्षेत्र का, है ना। और मेन राजा कौन था उस समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर पूछ दे कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था प्रॉपर, तो आपको बताना है पुष्यगुप्त वैश्य। लेकिन अगर पूछे कि किसके टाइम में हुआ था, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, है ना। तो ये क्यों किया था, क्योंकि सिंचाई के लिए,
और सिंचाई के लिए कृषि दो टाइप से, एक वर्षा के अनुसार कृषि सिंचाई होता था और दूसरा है नहर के अनुसार, है ना। तो जो सिंचाई मानसून वर्षा के अनुसार उसको देव मात्रक, और जो नहर के पर से सिंचाई होता था उसको हम बोल देते हैं अदेव मात्रक, है ना। ये चीज़ें हैं। क्या व्यापार हो सकता है? तो व्यापार तक कब होता है कि जब जो चीज़ें सरप्लस में हो जाए। नहीं कि आप 100 केजी अनाज उपजाए और आपका ज़रूरत 50 केजी का है, तो आप क्या करेंगे? 50 केजी को बेच देंगे। इसका मतलब है कि आप बेचेंगे, यानी आप निर्यात कर रहे हैं। जो आपका जो सामान खरीदेगा वो क्या कर रहा है? आयात कर रहा है ना। यानी जो लेन देन ही होता है उसको हम बोलते हैं व्यापार होना, है ना। व्यापार उसी को बोलते हैं। तो व्यापार दो टाइप से होता है, एक आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार। यानी अगर मगध साम्राज्य के अंदर, यानी मौर्य साम्राज्य के अंदर ही व्यापार हो रहा है, यानी भारत के अंदर ही व्यापार हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आंतरिक व्यापार, यानी अंदर ही व्यापार हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या होता है कि दूसरे देश विदेशों से भी व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार, है ना। तो यहाँ भी जो चीज़ें होता था वो दोनों टाइप से होता था, यानी आंतरिक भी एंड बाह्य। बाह्य या हम इसको बोल सकते हैं विदेशी व्यापार, है ना। ये दोनों व्यापार होता था। तीसरा हम इसमें बात है कि इसमें प्रमुख उद्योग कौन सा था? इंडस्ट्री। तो आपको क्या पता है कि मुख्य पेशा क्या था? कृषि था, नहीं। तो जब मुख्य पेशा कृषि हो तो उद्योग भी क्या होगा? जो कृषि से रिलेट करेगा, नहीं तो सोचना ही है। तो वो जनरली क्या है? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था, है ना, क्योंकि ये कपास से भी होता था। तो कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती है? जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा का मतलब है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, नहीं। ये चीज़ें एक तो हो गया। अब जो व्यापार होता था, क्या यहाँ पे मुद्रा का प्रयोग होता था? मुद्रा का प्रयोग, है ना। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, कि आप हम कुछ उसको दिए और बदले में हमको वो कुछ दिया, नहीं, जो ज़रूरत के अनुसार, है ना। हमें चावल चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मेरे पास आटा है। आपको आटा चाहिए, आपके पास चावल है, तो हमको क्या करेंगे? हम आपको आटा दे देंगे, हम आपको चावल दे देंगे, आप हमको आटा दे दीजिए। तो इस हिसाब से जो इंटरचेंज होता था, वस्तु का विनिमय होता है, वस्तु का आदान प्रदान होता है ना। उसी के अनुसार से पहले व्यापार होता था। जैसे हम पूर्व वैदिक काल में भी पढ़े, हम हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़े, है ना। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रा का प्रयोग होता था, पैसे का प्रयोग होता था, जैसे अभी होता है उसी के अनुसार। तो ये जो मुद्रा होता है किस टाइप का है? आपको ये नहीं समझना कि नोट, जो पैसा जो नोट अभी चलता है वो नहीं चलता था। पहले सिर्फ मुद्रा ही चलता था। मुद्रा में ही क्या है था कि कुछ क्वालिटी कर देता था। जैसे सोने की मुद्रा है, चांदी का मुद्रा है, तांबा का मुद्रा है। तो इसमें क्या होगा कि सोने का मुद्रा महंगा होगा, चांदी की मुद्रा थोड़ा सा कम महंगा, और उससे सबसे कम के तांबे का। तो उस हिसाब से वो क्या है बनाता था, है ना। आगे हम पढ़ेंगे शीशा का भी मुद्रा बनाया है, आगे हम पढ़ेंगे टीन का भी ये लोग मुद्रा बनाया है, पैसे बनाया है ना। तो यही होता है मुद्रा का प्रयोग में। यहाँ होता था सोने का मुद्रा, चांदी का और तांबा का, ये तीनों मुद्रे का प्रयोग होता था, है ना। और इसका कुछ नाम है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सोने का मुद्रा को ये बोलता था निष्क, ठीक है। चांदी को बोलते था पन, और जो तांबा है उसको बोलता था मापक, है ना। ये चीज़ें। और अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता था वो होता था चांदी का, ये वाला सबसे ज़्यादा, नहीं। ये चीज़ें। और अगर पूछ दे कि प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, कि कहाँ से व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, तो वही गुजरात से होता था, भरूच वाला जो एरिया है, यानी प्रमुख बंदरगाह क्या है? भरूच। भरूच कहाँ है? गुजरात में, है ना। हम जहाँ पे पढ़े थे कि लोथल एक जगह है भी है,
वहाँ पे बंदरगाह मिला है हड़प्पा सभ्यता का, मिला था। ये बात आपका ध्यान है कि नहीं है? ध्यान होना चाहिए। और अभी जो यही जो लोथल का जो पोर्ट है, वहाँ पे जो है जो परिवहन मंत्रालय है या जो पोर्ट मिनिस्ट्री है उसको और डेवलप कर रहा है ना, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो उसी टाइप से जो भरूच वाला जो एरिया है, तो ये यही एरिया है उस समय जो मगध के लिए है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। आगे इस पर लगातार पढ़ेंगे कि ये बंदरगाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना भी राजा आता है तो कोशिश करता है कि हम इस बंदरगाह पर क्या करें, अपना जो अधिकार जमा लें, ताकि क्या होगा कि हमें जो व्यापार है जो दूसरे देशों से है वो बढ़े, है ना। बेसिकली ये है। तो हम आगे वो तो जगह जगह पर समझते जाएंगे। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि यहाँ पर अगर सवाल ऐसा पूछ दे कि जो टैक्स चोरी करता था, है ना, जहाँ पर हम लिखे कि टैक्स 1/4 से लेकर 1/6 तक है, जो टैक्स चोरी करने का जो था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, है ना। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे कि अभी भारत सरकार में मात्र 6% लोग ही जो है वो टैक्स भरते हैं, यानी जो 94% लोग हैं वो बिना टैक्स, यानी इसका मतलब क्या है, टैक्स को चोरी करते हैं। एक अलग मुद्दा है कि टैक्स चोरी क्यों करते हैं, है ना, ये अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन 94% लोग जो है वो क्या करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं। उस हिसाब से तो अगर मगध में रहेंगे तो क्या होता है, मृत्युदंड देना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें, तो आज भर इतना ही। हम आगे पढ़ेंगे मौर्य कला, है ना, लास्ट भी होगा वो, है ना। तो ये रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू।